अपना इस चैप्टर के बारे में चल रहा था कि जनता बगावत करती है और जब जनता बगावत करती है 1857 के बाद का वीडियो है ये। 1857 के बाद, और इसको मैंने अपने वीडियो में ऑलमोस्ट पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है कंपनी का पलटवार। अगर आपको इस 1857 के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे प्रीवियस 2 वीडियोज़ आप देख सकते हो। तो देखो, हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की ओर कूच करते हुए, ये एक दृश्य बनाया गया है जिसमें कूच कर रहे हैं वो। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं ने दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ना उनके लिए मुश्किल हुआ था भाई। शुरू में तो कि दिल्ली की किलेबंदी कोई इंडिया की कैपिटल के रूप में मतलब देखी जा रही है, तो कोई आसान चीज़ नहीं होगी। ये हाथियों के 2 झुंड जल रहे हैं। लेकिन 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुँचाए गए। ये गाड़ियों में लदे हुए थे, जिन्हें हाथी खींच रहे थे, और उनकी कतार 7 मील लंबी थी। देखो, 7 मील लंबी तो यहाँ पे फ़ौजों की कतार हुआ करती थी उस समय। अब देखते हैं कंपनी का पलटवार। इस उथल-पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए कि भाई हमारे बस का नहीं है ये, थोड़े फौजी और चाहिए हमको इस बगावत को दबाने के लिए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। मतलब जितने भी विद्रोह के केंद्र थे सब पे धावा बोला गया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। तो दिल्ली था जो बहादुर शाह जफ़र थे, दोबारा से कब्जे में आ गए। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। मतलब उन पे दोबारा मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई कि भाई आपने उस जो रिबेलियन था उसका नेतृत्व कैसे किया, आप कैसे मान गए? तो उनको इसके लिए दोषी करार दिया गया। हुमायूँ के मकबरे में ये पकड़े गए थे। उनके बेटों को उनकी आँखों के सामने गोली मार दी गई। मतलब 2-4 इनके काफ़ी सारे मतलब बेटे थे। इनमें से 2-3 बेटों को तो उनकी आँखों के सामने गोली मार दी गई। 3-4 जनों को मतलब कि कोई 2 शहज़ादे थे वो भाग भी गए थे, और फिर उन्होंने गरीबी में अपना जीवन बिताया था। एक उदयपुर भाग गया था, और 2-3 उनकी आँखों के सामने गोलियों से मारे गए थे, उनको फिर जो दिल्ली का चौक है उस पे लाया गया और उनके कपड़े उतार लिए गए। मतलब वो दिल्ली के वहाँ पे ले जाके और सबके सामने निर्वस्त्र जो भी है उस पोजीशन में उनको सज़ा दी गई। ये बहुत ही भयानक एक तरीके से अंत था। अंग्रेज़ों को ऐसे दिमाग में था कि भारतीय लोगों ने हमारे खिलाफ विद्रोह किया तो किया कैसे? तो देखिए, आजीवन कारावास वाली सज़ा जो मिली गई थी, उनके बेटों को उनकी आँखों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम ज़ीनत महल को अक्टूबर 1858 को रंगून जेल भेज दिया गया। उनके सामने ये शर्त, देखो, हुमायूँ के मकबरे में उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करते वक़्त उनके दिमाग में ये था कि कहीं ये अंग्रेज़ मेरे को ख़त्म ना कर दें। तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं इसी शर्त पे आत्मसमर्पण करूँगा कि मुझे ख़त्म ना किया जाए। तो उनकी ये शर्त मानते हुए उन्हें रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली थी। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह समाप्त हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसा नहीं था कि दिल्ली पे कब्जा हो गया मतलब सब कुछ खत्म हो गया। एक्चुअली में 2 साल तक कंटिन्यू अंग्रेजों को भारतीय क्रांतिकारियों से जूझना पड़ा। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे से चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, उन्हें मार दिया गया। मतलब रानी लक्ष्मीबाई भी मारी गई। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआत के विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। यानी अवंतीबाई लोधी जो थी वो भी मारी गई, रानी लक्ष्मीबाई भी मारी गई, और लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। तात्या टोपे मध्य भारत में जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। तात्या टोपे जो थे, ये उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया। ये उनका फेस है। तो तात्या टोपे जो थे महान क्रांतिकारी, जिन्होंने अपनी अपनी तरफ से जितना हो सके उतना प्रयत्न किया। छापामार युद्ध प्रणाली, जिस तरह से पहले अंग्रेज के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी और बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया, और अंग्रेजों ने भी लोगों के विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों, जो भी भूस्वामी थे वफादार, अ, उनके लिए इनामों का ऐलान कर दिया। ये एक और तस्वीर है। अंग्रेजी टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा दिया। ये कश्मीरी गेट यहाँ पे बना हुआ है, इसको बारूद से उड़ा दिया अंग्रेजी टुकड़ियों ने, और बहुत बड़े पैमाने पर पहुंची थी। आगे
उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। मतलब उन्हें आश्वासन दिया गया कि भाई अब हम आपसे ज़मीन नहीं छीनेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है, तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार एवं दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं ने मुकदमे चलाए गए, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मतलब ये कहा गया फिर भी लटका दिया गया उनको। उसके अलावा ये एक चित्र और है यहाँ पे, अंग्रेज़ टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है सारे। विद्रोह के बाद के साल, मतलब विद्रोह हो चुका है उसके बाद के सालों में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने 1859 में आखिर तक देश में दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीति के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। मतलब ऐसा नहीं कि अब लूटते रहें, उन्हें अपनी नीतियाँ परिवर्तित करनी पड़ी उस समय। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए थे वह निम्नलिखित है। पहला बदलाव बदलाव उन्होंने किया, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। यानी ईस्ट इंडिया का पत्ता यहाँ पे कट गया इंडिया से। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। लो, भारत मंत्री की एक नई पोस्ट आ गई उसमें। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल, लो एक और इंडिया काउंसिल, भारत मंत्री और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। वायसराय का ओहदा भारत के गवर्नर जनरल को मिला। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी के निजी प्रतिनिधि घोषित किया गया। इंग्लैंड के राजा रानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। तो आगे देखते हैं और भी चेंजेस आए इसमें। सेकंड चेंज इसमें था, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटिश की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। आगे देखते हैं और भी है। तीसरी शर्त, तीसरी जो परिवर्तन हुआ उस समय, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। ये भी उन्होंने निश्चित किया था। मुसलमानों को जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगा था कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। ये भी एक चेंज हुआ था। मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों की सोच बहुत कट्टर हो गई थी। अंग्रेजों ने फैसला किया कि अब भारत के लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। आगे और चेंजेस हुए। सिक्स था, भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों का स्वामित्व देने की नीति बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद भारत के इतिहास का एक नया ही चरण शुरू हुआ। ये कुछ प्लेसेस हैं उस समय के विद्रोह के प्लेसेस, हम इन्हें मान सकते हैं। तो देखो इनमें आपके जो प्लेसेस है, सियालकोट लिखा हुआ है, या पाकिस्तान में लाहौर लिखा हुआ है, फिरोजपुर लिखा हुआ है, जालंधर लिखा हुआ है, फैलोर लिखा हुआ है, सहारनपुर लिखा हुआ है, रोहतक लिखा हुआ है, दिल्ली है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, मेरठ है, बरेली है, अलीगढ़ है, इसमें मैनपुरी है, फतेहगढ़ है, सीतापुर है, बहराइच है, नवाबगंज है, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है और प्रतापगढ़ है, फैज़ाबाद है, गोंडा है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, आजमगढ़ है, बनारस है, दीनापुर है, नागौर है, नौगंग है, सागर है, जबलपुर है, महू है, नीमच है और नसीराबाद है। ये पूरे केंद्र थे, लेकिन इसमें देखो आपको एक विशेष दिखेगी कि प्रमुख केंद्र जो थे वो मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और फैज़ाबाद, ये मेनली सेंटर थे जहाँ से विद्रोह बहुत ज़्यादा फैला था, बहुत व्यापक तरीके से हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो था। और वैसे एक तरीके से देखा जाए तो अ, ये विद्रोह जो था सफल हो भी जाता अगर सही ढंग से किया जाता, तो इसको सही ढंग से मैनेज किया जाता तो, और पूरे जो हिंदुस्तान के जितने भी राजा थे अगर इसमें सही ढंग से शामिल हुए होते तो आज ये विद्रोह सक्सेसफुल होता, और सक्सेसफुल होता तो फिर कुछ और ही बात होती। आज शायद भारत बहुत पहले आज़ाद हुआ हो जाता था। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।